आज हम जिस दुनिया को देखते और समझते हैं वह हमें सीधी, साफ और तय नियमों पर चलने वाली लगती है। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया को बहुत छोटे स्तर यानी परमाणु और उससे भी छोटे कणों पर देखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमारी रोजमर्रा की समझ कहती है। कभी कोई कण एक साथ कई जगह मौजूद लगता है तो कभी उसका व्यवहार पूरी तरह अनिश्चित हो जाता है। यह कहानी उसी अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया की है जहां हकीकत उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। यहां विज्ञान सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम जो देख रहे हैं वही सच है या सच उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है? यह सफर आपको ऐसे विचारों से रूबरू कराएगा जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे इन सर्च ऑफ श्रोडिंगर्स कैट किताब के बारे में, जिसे लिखा है जॉन ग्रिब्बिन ने। जब हम आज विज्ञान की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत एक ऐसी सोच से हुई थी जहां दुनिया को पूरी तरह नियमों में बंधा हुआ माना जाता था। 17वीं सदी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का दौर शुरू हुआ, जिसने इंसानों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इससे पहले लोग प्राकृतिक घटनाओं को भगवान या किसी अदृश्य शक्ति से जोड़कर देखते थे, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह दिखाना शुरू किया कि हर घटना के पीछे एक तर्क और नियम होता है। इस बदलाव में सबसे बड़ा नाम है आइजैक न्यूटन, जिन्होंने 1687 में अपनी प्रसिद्ध किताब फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने गति, मोशन और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियम दिए। उनके अनुसार अगर हमें किसी वस्तु की शुरुआती स्थिति और उस पर लगने वाले बल का पता हो तो हम उसके भविष्य के व्यवहार को बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकते हैं। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि अगले कई सौ साल तक यही विज्ञान की नींव बना रहा। उस समय दुनिया को एक बड़ी मशीन की तरह देखा जाने लगा। जैसे एक घड़ी, क्लॉक, अपने गियर और स्प्रिंग्स के अनुसार चलती है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड भी तय नियमों के अनुसार चलता है। न कोई संयोग, न कोई रहस्य। इस सोच को डिटर्मिनिज्म कहा गया, जिसमें माना जाता है कि हर घटना पहले से तय होती है, बस हमें उसके नियम समझने होते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में इस सोच को और मजबूती मिली। पियर सिमोन लप्लास जैसे वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया कि अगर किसी सुपर इंटेलिजेंस को ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति और गति का पता हो तो वह पूरे भविष्य और अतीत की गणना कर सकता है। इस विचार को लैपलेस डेमन कहा जाता है, जो इस विश्वास को दिखाता है कि दुनिया पूरी तरह पूर्वानुमेय, प्रिडिक्टेबल है। इसी दौरान गैलीलियो गैलीली ने 17वीं सदी की शुरुआत में प्रयोगों के जरिए यह साबित किया कि प्रकृति के नियम गणितीय होते हैं। उन्होंने दिखाया कि वस्तुएं कैसे गिरती हैं और गति कैसे काम करती है। उनका काम यह समझाने में बहुत महत्वपूर्ण था कि विज्ञान केवल विचारों का खेल नहीं बल्कि प्रयोग और प्रमाण पर आधारित है। इसके बाद 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को एक साथ जोड़कर एक सिद्धांत दिया। 1860 के दशक में उनके समीकरणों ने यह साबित किया कि प्रकाश भी एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे यह लगा कि अब हम प्रकृति के लगभग सभी बड़े रहस्यों को समझ चुके हैं। उस समय के वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि अब विज्ञान लगभग पूरा हो चुका है। 1900 के आसपास लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि अब भौतिकी में केवल 2 छोटे छोटे बादल प्रॉब्लम्स बचे हैं। उन्हें लगा कि बस कुछ छोटी समस्याएं सुलझानी बाकी हैं और फिर विज्ञान पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन असल में यही छोटे बादल आगे चलकर एक बड़ी क्रांति की वजह बने। उन समस्याओं में से एक थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें पुराने नियमों से समझाया नहीं जा सकता था। यह एक संकेत था कि हमारी समझ कहीं ना कहीं अधूरी है। इस पुरानी सोच में सबसे खास बात यह थी कि इसमें अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं थी। हर चीज का एक कारण होता था और हर कारण का एक निश्चित परिणाम। अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आती थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह अनिश्चित है, बल्कि इसका मतलब था कि हमें उसके नियम अभी तक नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और गहराई से अध्ययन किया, उन्हें एहसास होने लगा कि यह तस्वीर पूरी नहीं है। खासकर जब उन्होंने बहुत छोटे स्तर यानी परमाणु और उसके अंदर के कणों को समझने की कोशिश की तो पुराने नियम काम करना बंद करने लगे। यहीं से विज्ञान एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। जो दुनिया अब तक एक साफ सुथरी, नियमों से बंधी मशीन लगती थी, वह धीरे धीरे एक रहस्यमयी और अनिश्चित जगह में बदलने लगी। यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि यह हमारी उस सोच को चुनौती देता था जिस पर सदियों से विश्वास किया जा रहा था।
19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि अब प्रकृति के लगभग सभी बड़े नियम समझ लिए गए हैं। हर चीज को गणित और सिद्धांतों से समझाया जा सकता है। ऐसा विश्वास बहुत मजबूत था। लेकिन इसी आत्मविश्वास के बीच कुछ ऐसी समस्याएं सामने आने लगीं जो पुराने नियमों से मेल नहीं खा रही थीं। ये समस्याएं छोटी दिखती थीं, लेकिन इनके असर बहुत गहरे थे। सबसे पहले ध्यान गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या पर। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह अलग अलग रंगों में चमकने लगती है। जैसे लोहे को गर्म करने पर वह लाल, फिर पीला और अंत में सफेद हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे इस प्रक्रिया को पूरी तरह गणितीय नियमों से समझा सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके समीकरण गलत साबित हुए। पुराने सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती, उत्सर्जन अनंत, इन्फिनिट हो जाना चाहिए था, जिसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता था। 1900 में मैक्स प्लांक ने इस समस्या को हल करने के लिए एक बिल्कुल नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा लगातार नहीं निकलती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स क्वांटा में निकलती है। यह विचार उस समय के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि इससे पहले ऊर्जा को हमेशा एक स्मूथ और कंटिन्यूअस चीज माना जाता था। हालांकि प्लैंक खुद भी इस विचार को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन यही कदम आगे चलकर एक नई सोच की शुरुआत बना। इसके कुछ साल बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। इस प्रभाव में जब किसी धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। पुराने सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को मिलनी चाहिए। लेकिन प्रयोगों में यह देखा गया कि असली फर्क प्रकाश की तीव्रता से नहीं, बल्कि उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से पड़ता है। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश भी छोटे छोटे कणों, फोटॉन्स के रूप में व्यवहार करता है। यह विचार और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले प्रकाश को हमेशा एक तरंग, वेव माना जाता था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सिद्धांतों ने यह साबित कर दिया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि प्रकाश कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। यह दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर, वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई। इसी दौरान परमाणु की संरचना को लेकर भी सवाल उठने लगे। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिससे यह साफ हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। इसके बाद 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना नाभिक, न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहां भी समस्या थी। पुराने भौतिकी के नियमों के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं तो उन्हें लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए और अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थिर रहते हैं। यह एक बड़ी पहेली थी जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। इन सभी समस्याओं ने यह साफ कर दिया कि हमारी मौजूदा समझ में कुछ न कुछ कमी है। पुराने नियम बड़े स्तर पर तो सही काम करते थे, लेकिन जैसे ही बात बहुत छोटे स्तर की आती, वे फेल हो जाते थे। यह एक संकेत था कि हमें एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, ऐसा दृष्टिकोण जो सूक्ष्म दुनिया को समझ सके। उस समय के कई वैज्ञानिक इन नई खोजों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि यह उनके सालों पुराने विश्वासों के खिलाफ था। अगर ऊर्जा वास्तव में छोटे छोटे पैकेट्स में आती है और प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, तो इसका मतलब था कि प्रकृति उतनी सरल और सीधी नहीं है जितनी पहले सोची गई थी। धीरे धीरे यह समझ आने लगी कि यह सिर्फ कुछ अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये सभी एक ही बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। यह बदलाव विज्ञान की नींव को ही बदलने वाला था। अब सवाल यह नहीं था कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह था कि क्या हम सही तरीके से सोच रहे हैं। यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें निश्चितता की जगह अनिश्चितता ने ले ली और जहां हर उत्तर के साथ नए सवाल पैदा होने लगे। यह वह मोड़ था जहां से विज्ञान ने अपनी सबसे रहस्यमयी और गहरी दिशा में कदम रखा। 19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि ऊर्जा एक लगातार बहने वाली चीज है। जैसे पानी नदी में बहता है, वैसे ही ऊर्जा भी बिना रुके, बिना टूटे बहती है। लेकिन जब प्रयोगों को ध्यान से देखा गया तो यह साफ होने लगा कि यह तस्वीर पूरी तरह सही नहीं है। खासकर गर्म वस्तुओं से निकलने वाली रोशनी, रेडिएशन ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब किसी चीज को गर्म किया जाता है, जैसे लोहे की छड़, तो वह पहले लाल, फिर पीली और आखिर में सफेद चमकने लगती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए गणितीय मॉडल बनाए, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक एक बड़ी समस्या सामने आई। पुराने सिद्धांत के हिसाब से
जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ऊर्जा का उत्सर्जन अनंत तक बढ़ जाना चाहिए था। इस अजीब और असंभव नतीजे को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। यही वह समय था जब 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक साहसिक विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि शायद समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऊर्जा लगातार नहीं निकलती, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों या पैकेट्स में निकलती है। इन छोटे पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा नाम दिया। प्लैंक का यह विचार उस समय के लिए बहुत अजीब था। खुद उन्हें भी यकीन नहीं था कि यह पूरी तरह सच है। उन्होंने इसे सिर्फ एक गणितीय ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके समीकरण सही परिणाम दे सकें। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके इस विचार ने प्रयोगों के परिणामों को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया। इस विचार के पीछे एक महत्वपूर्ण संबंध भी था, ऊर्जा और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बीच। प्लैंक ने बताया कि किसी भी ऊर्जा पैकेट की मात्रा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा किसी भी मनचाही मात्रा में नहीं आ सकती, बल्कि वह निश्चित स्टेप्स में ही आती है। यह विचार पूरी तरह से पुराने कंटिन्यूअस मॉडल के खिलाफ था। कुछ साल बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गर्म वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकाश खुद भी ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में मौजूद हो सकता है। उन्होंने इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले प्रकाश को केवल तरंग वेव माना जाता था। इस नए दृष्टिकोण ने कई समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे पुराने सिद्धांत समझा नहीं पा रहे थे, अब आसानी से समझ में आने लगा। यह साफ हो गया कि ऊर्जा का यह पैकेट वाला विचार केवल एक गणितीय चाल नहीं, बल्कि प्रकृति की असली सच्चाई का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस विचार को स्वीकार करना आसान नहीं था। उस समय के कई वैज्ञानिकों को यह बहुत अजीब और असहज लगा। उनकी पूरी ट्रेनिंग और समझ इस बात पर आधारित थी कि ऊर्जा हमेशा स्मूथ और कंटिन्यूअस होती है। अब अचानक यह कहना कि ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, उनके लिए एक बड़ा मानसिक बदलाव था। धीरे धीरे जैसे जैसे और प्रयोग हुए, यह स्पष्ट होता गया कि यह नया विचार सही दिशा में है। यह न सिर्फ पुराने प्रयोगों को समझा रहा था, बल्कि नए नए प्रयोगों के नतीजों को भी सही साबित कर रहा था। इससे वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि वे एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं। यह बदलाव सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं था, बल्कि सोचने के तरीके में क्रांति थी। अब दुनिया को एक स्मूथ और लगातार चलने वाली मशीन के रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ने वाली प्रणाली के रूप में देखा जाने लगा। यही वह बिंदु था जहां से आधुनिक भौतिकी की असली शुरुआत हुई, जहां हर चीज को नए नजरिए से देखने की जरूरत थी। इस नई समझ ने यह भी दिखाया कि प्रकृति हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। जो चीजें पहले हमें सीधी और सरल लगती थीं, उनके पीछे भी गहरे और अनोखे नियम छिपे हो सकते हैं। और यही एहसास आगे चलकर विज्ञान को एक पूरी तरह नई दिशा में ले गया। काफी समय तक यह माना जाता रहा कि रोशनी एक तरंग वेव है, बिल्कुल पानी की लहरों या आवाज की तरंगों की तरह। 17वीं और 18वीं सदी में क्रिश्चियन हाइगन्स जैसे वैज्ञानिकों ने यह समझाया कि प्रकाश तरंग के रूप में फैलता है। बाद में 1801 में थॉमस यंग के डबल स्लिट प्रयोग ने इस बात को मजबूत सबूत के साथ साबित कर दिया। इस प्रयोग में रोशनी ने इंटरफेरेंस दिखाया, जो केवल तरंगों की खासियत होती है। 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने समीकरणों के जरिए यह बताया कि प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह खोज इतनी सटीक और प्रभावशाली थी कि वैज्ञानिकों को लगा अब रोशनी की असली प्रकृति पूरी तरह समझ में आ चुकी है। ऐसा लगने लगा कि इस विषय में अब कोई बड़ी पहेली बाकी नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे नए प्रयोग हुए, कुछ ऐसे परिणाम सामने आने लगे जो इस तरंग वाले मॉडल से मेल नहीं खाते थे। सबसे बड़ा झटका 1905 में आया, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। इस प्रभाव में जब किसी धातु पर रोशनी डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। पुराने तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर रोशनी की तीव्रता ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन प्रयोगों में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब रोशनी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एक खास सीमा से ऊपर हो, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी कम क्यों ना हो। यह पूरी तरह से तरंग सिद्धांत के खिलाफ था। यहीं पर आइंस्टाइन ने एक नया विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि रोशनी को केवल तरंग के रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कणों के रूप में भी समझा जा सकता है। इन कणों को बाद में फोटॉन्स कहा गया। हर फोटॉन एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा लेकर चलता है और यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आती है।
ये विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहले कण, पार्टिकल्स और तरंग, वेव्स को दो पूरी तरह अलग चीजें माना जाता था। कण एक निश्चित जगह पर होते हैं, जबकि तरंगें फैलती हैं और एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन अब रोशनी इन दोनों की तरह व्यवहार कर रही थी, कभी तरंग तो कभी कण। इस दोहरे व्यवहार को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा गया। यह केवल रोशनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद में यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। 1927 में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर के प्रयोगों ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं। इसका मतलब यह था कि प्रकृति में कण और तरंग के बीच की सीमा उतनी साफ नहीं है जितनी हम सोचते थे। यह पूरी तरह हमारे देखने और मापने के तरीके पर निर्भर करता है कि हमें कोई चीज कण की तरह दिखेगी या तरंग की तरह। यह विचार सुनने में जितना रोमांचक है, उतना ही उलझाने वाला भी है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में चीजें या तो कण होती हैं या तरंग, दोनों एक साथ नहीं। लेकिन सूक्ष्म दुनिया में यह नियम काम नहीं करता। वहां वास्तविकता हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार करना शुरू किया कि यह अजीब व्यवहार ही प्रकृति की सच्चाई है। यह कोई गलती या भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के काम करने का असली तरीका है। इसने विज्ञान को यह सिखाया कि हमें अपने पुराने नजरिए को छोड़कर नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। इस समझ ने आगे चलकर पूरी क्वांटम भौतिकी की नींव को मजबूत किया। इसने यह भी दिखाया कि हमारी इंद्रियां और सामान्य अनुभव हमेशा सच्चाई को पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए हमें अपनी सोच की सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है, और यही इस खोज की सबसे बड़ी सीख है। जब हम परमाणु की बात करते हैं, तो आज हमें यह एक बुनियादी सच्चाई लगती है कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। लेकिन यह समझ इतनी आसान नहीं थी। 19वीं सदी के अंत तक भी वैज्ञानिकों के बीच यह बहस चल रही थी कि क्या परमाणु सच में मौजूद हैं या यह सिर्फ एक गणितीय कल्पना है। धीरे धीरे प्रयोगों ने यह साफ किया कि परमाणु असल में होते हैं और उनके अंदर भी एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि परमाणु अविभाज्य, इंडिविजिबल नहीं है। थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। इसमें परमाणु को एक सकारात्मक, पॉजिटिव गोले की तरह माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कणों की तरह इधर उधर फैले होते हैं। लेकिन यह मॉडल ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर दागा। उम्मीद थी कि ये कण सीधे निकल जाएंगे, लेकिन कुछ कण अचानक बहुत बड़े कोण पर मुड़ गए, जैसे वे किसी ठोस चीज से टकरा गए हों। इस प्रयोग से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और उसका सारा द्रव्यमान, मैस, एक छोटे से केंद्र में होता है, जिसे नाभिक, न्यूक्लियस कहा गया। यह खोज इतनी अनोखी थी कि खुद रदरफोर्ड ने कहा था कि यह ऐसा है जैसे आपने एक कागज के टुकड़े पर गोली चलाई और वह वापस आकर आपको लग गई। अब समस्या यह थी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वे स्थिर कैसे रहते हैं? पुराने भौतिकी के नियमों के अनुसार एक घूमता हुआ आवेश, चार्ज पार्टिकल, लगातार ऊर्जा खोता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमाणु स्थिर रहते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए 1913 में नील्स बोर ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मनचाही कक्षा में नहीं घूम सकते, बल्कि वे केवल कुछ निश्चित कक्षाओं, एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं। इन कक्षाओं में घूमते समय वे ऊर्जा नहीं खोते, लेकिन जब वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बोहर का यह विचार उस समय के लिए बहुत अलग था, लेकिन इसने कई समस्याओं को हल कर दिया। खासकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में यह मॉडल काफी सफल रहा। इससे यह समझ में आया कि परमाणु के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं भी निश्चित नियमों के तहत होती हैं, लेकिन ये नियम पुराने क्लासिकल नियमों से अलग हैं। हालांकि बोहर का मॉडल भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। यह केवल सरल परमाणुओं के लिए ही सही काम करता था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने जटिल परमाणुओं का अध्ययन किया, यह मॉडल कमजोर पड़ने लगा। इससे यह साफ हो गया कि अभी भी कुछ गहरी बातें हैं जिन्हें समझना बाकी है। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि परमाणु के अंदर की दुनिया हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ चीजें सीधे सीधे रास्तों पर नहीं चलती, बल्कि अजीब और अनोखे तरीके से व्यवहार करती हैं।
इलेक्ट्रॉन को एक छोटे बिंदु की तरह देखना भी सही नहीं था। कभी वह कण जैसा लगता तो कभी तरंग जैसा। यह पूरी खोज एक तरह से हमारी सोच को चुनौती दे रही थी। जो चीजें पहले हमें ठोस और स्थिर लगती थीं, अब वे खाली और गतिशील, डायनामिक नजर आने लगी। परमाणु, जिसे हम सबसे बुनियादी इकाई मानते थे, खुद एक जटिल और रहस्यमयी संरचना बन गया। इस समझ ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। अब यह साफ हो गया था कि अगर हमें प्रकृति को सही मायने में समझना है तो हमें अपने पुराने नियमों से आगे बढ़ना होगा। परमाणु का यह रहस्य सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या नहीं था, यह उस पूरी सोच को बदलने वाला था जिस पर सदियों से विज्ञान खड़ा था। जब विज्ञान सूक्ष्म दुनिया की तरफ गहराई से बढ़ने लगा तो एक बहुत ही अजीब और असहज सच सामने आया। यहां सब कुछ वैसा सटीक और तय नहीं है जैसा हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। 1920 के दशक तक वैज्ञानिक यह समझ चुके थे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का व्यवहार पुराने नियमों से समझना मुश्किल है। लेकिन असली झटका 1927 में आया, जब वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सटीकता, प्रिसीजन की हमारी पूरी समझ को बदल दिया। इस सिद्धांत को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम किसी कण की स्थिति, पोजीशन और उसकी गति, मोमेंटम को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। अगर हम उसकी स्थिति को बहुत सटीकता से मापने की कोशिश करेंगे तो उसकी गति के बारे में हमारी जानकारी उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी, और अगर गति को सटीक जानना चाहेंगे तो स्थिति धुंधली हो जाएगी। पहली नजर में यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या लग सकती है, जैसे हमारे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह कोई मापने की कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकृति की मूल विशेषता है। यानी कण खुद ही इस तरह से व्यवहार करते हैं कि उनकी पूरी जानकारी एक साथ जानना संभव नहीं है। इसको समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत छोटे कण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसे देखने के लिए आपको उस पर रोशनी डालनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस कण से टकराती है, वह खुद उसकी स्थिति और गति को बदल देती है। यानी आप उसे जितना ज्यादा सटीक देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उसके व्यवहार को डिस्टर्ब कर देंगे। यह विचार हमारी सामान्य सोच के बिल्कुल उल्टा है। हमारी दुनिया में हम मानते हैं कि अगर हमारे पास बेहतर उपकरण हो तो हम किसी भी चीज को पूरी सटीकता से माप सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म दुनिया में यह संभव ही नहीं है। वहां अनिश्चितता कोई गलती नहीं, बल्कि एक नियम है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हम किसी कण के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं जान सकते, तो क्या हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि वह कण कहां है या कैसे चल रहा है? यह सवाल केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि दर्शन, फिलॉसफी का भी बन गया। इस दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर पासे नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी प्रकृति पूरी तरह अनिश्चित नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों ने इस अनिश्चितता को स्वीकार किया और कहा कि यही प्रकृति का असली स्वभाव है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि अनिश्चितता केवल एक सीमित विचार नहीं है, बल्कि यह पूरे क्वांटम सिद्धांत का आधार है। अब वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि कण यहां है, बल्कि वे कहते हैं कि कण के यहां होने की संभावना है। यानी निश्चितता की जगह संभावना, प्रोबेबिलिटी ने ले ली। यह बदलाव बहुत गहरा था। अब विज्ञान केवल यह नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि यह बताता है कि क्या क्या हो सकता है और किस संभावना के साथ। यह सोच हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग है, जहां हम चीजों को निश्चित रूप से देखना चाहते हैं। इस सिद्धांत ने यह भी दिखाया कि हमारी जानकारी की सीमाएं हैं। चाहे हमारे उपकरण कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पूरी तरह कभी नहीं जान पाएंगे। यह एक तरह से हमें विनम्र, हम्बल बनाता है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा हमारी समझ से एक कदम आगे हो सकती है। यह विचार सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहता। यह हमें जीवन के बारे में भी एक नई सोच देता है कि हर चीज पूरी तरह नियंत्रित या पूर्वानुमेय नहीं होती। कभी कभी अनिश्चितता ही वास्तविकता का हिस्सा होती है और हमें उसे स्वीकार करना सीखना पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर चीजों को समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यहां निश्चितता, सर्टेनिटी की जगह संभावना, ये प्रोबेबिलिटी काम करती है। यानी हम यह नहीं कह सकते कि कोई खंड ठीक कहां है या क्या करेगा। हम केवल यह बता सकते हैं कि उसके किसी खास जगह पर होने की कितनी संभावना है। यह सोच 1920 के दशक में विकसित हुई और इसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान इरविन श्रोडिंगर का था, जिन्होंने 1926 में एक समीकरण दिया
जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। यह समीकरण सीधे सीधे यह नहीं बताता कि कण कहाँ है, बल्कि यह बताता है कि वह कहां कहां हो सकता है और किस संभावना के साथ। यानी अब कण की स्थिति एक निश्चित बिंदु नहीं, बल्कि संभावनाओं का फैलाव बन गई। इसको समझने के लिए वेव फंक्शन का विचार आया। यह एक गणितीय तरीका है जो यह बताता है कि किसी कण के अलग अलग जगहों पर होने की संभावना कितनी है। जब तक हम कण को मापते नहीं हैं, वह एक तरह से हर संभव जगह पर मौजूद होता है, बस अलग अलग संभावना के साथ। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही सूक्ष्म दुनिया की सच्चाई है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को आप एक छोटे बिंदु की तरह नहीं सोच सकते जो एक तय रास्ते पर चल रहा है, बल्कि वह एक बादल, क्लाउड की तरह होता है जो अलग अलग जगहों पर फैला होता है। इस बादल का घनत्व यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन वहां मिलने की संभावना कितनी है। 1920 और 1930 के दशक में मैक्स बॉर्न ने यह समझाया कि वेव फंक्शन को संभावना के रूप में कैसे समझा जाए। उन्होंने कहा कि वेव फंक्शन का वर्ग, स्क्वायर, किसी जगह पर कण के मिलने की संभावना को दर्शाता है। इस विचार ने क्वांटम सिद्धांत को एक स्पष्ट अर्थ दिया। अब यह सिर्फ गणित नहीं रहा, बल्कि वास्तविकता को समझाने का एक तरीका बन गया। इस नई सोच का एक बड़ा असर यह हुआ कि सुपरपोजिशन का विचार सामने आया। इसका मतलब यह है कि कोई कण एक ही समय में कई अवस्थाओं, स्टेट्स में हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर होने की संभावना रख सकता है, जब तक कि हम उसे माप न लें। लेकिन जैसे ही हम उस कण को मापते हैं, वह अचानक एक निश्चित अवस्था में चुन लिया जाता है। इसे वेव फंक्शन का पतन, कोलैप्स कहा जाता है। यानी माप करने से पहले कण संभावनाओं में फैला होता है और माप करने के बाद वह एक निश्चित परिणाम दे देता है। यह विचार हमारी रोजमर्रा की समझ के बिल्कुल विपरीत है। हमारी दुनिया में चीजें या तो होती हैं या नहीं होती, बीच में कोई संभावना की अवस्था नहीं होती। लेकिन सूक्ष्म दुनिया में यह सामान्य बात है। वहां वास्तविकता खुद संभावनाओं के रूप में मौजूद होती है। इस नई समझ ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तविकता, रियलिटी का मतलब क्या है। क्या कोई चीज तब तक वास्तव में मौजूद होती है जब तक हम उसे देख न लें, या वह केवल संभावनाओं के रूप में ही मौजूद रहती है? यह सवाल आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि क्वांटम दुनिया में भविष्य तय नहीं होता, बल्कि वह कई संभावनाओं में बंटा होता है। हम केवल यह कह सकते हैं कि कौन सी संभावना ज्यादा है और कौन सी कम। यानी विज्ञान अब भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन नहीं करता, बल्कि संभावनाओं का आकलन, एस्टिमेशन करता है। इस सोच ने विज्ञान को एक नई गहराई दी। अब यह केवल क्या होगा का जवाब नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि क्या क्या हो सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड एक सख्त मशीन नहीं, बल्कि एक लचीली और संभावनाओं से भरी हुई व्यवस्था है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि अनिश्चितता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा है। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर चीज को पूरी तरह निश्चित रूप से जानना संभव नहीं है, और यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। क्वांटम दुनिया की सबसे मशहूर और उलझाने वाली कल्पनाओं में से एक 1935 में सामने आई, जब इरविन श्रोडिंगर ने एक सोचने वाला प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट, पेश किया। इसका मकसद कोई असली प्रयोग करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि सूक्ष्म दुनिया के अजीब नियम अगर हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर लागू किए जाए तो कितनी अजीब और असहज स्थिति बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक बंद डिब्बा है जिसके अंदर एक बिल्ली रखी गई है। उस डिब्बे में एक छोटा सा रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है जो किसी भी समय डिके हो सकता है, या शायद बिल्कुल न भी हो। इस डिके को डिटेक्ट करने के लिए एक यंत्र लगा है जो अगर डिके होता है तो एक जहर, पॉइजन छोड़ देता है, जिससे बिल्ली की मौत हो जाती है। अगर डिके नहीं होता तो बिल्ली जिंदा रहती है। अब यहां असली ट्विस्ट शुरू होता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वह रेडियोधर्मी कण एक ही समय में डीसी हुआ और डीसी नहीं हुआ, दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, जब तक हम उसे ऑब्जर्व ना करें। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि डिब्बे के अंदर बिल्ली भी एक ही समय में जिंदा और मरी हुई दोनों हो सकती है। यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, और यही इस विचार का असली मकसद था। इरविन श्रोडिंगर खुद इस विचार के जरिए यह दिखाना चाहते थे कि क्वांटम सिद्धांत को सीधे सीधे हमारी बड़ी दुनिया, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर लागू करना कितना मुश्किल और असंगत, अब्सर्ड लग सकता है। इस उदाहरण में सुपरपोजिशन का विचार सामने आता है, जहां एक सिस्टम एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। सूक्ष्म कणों के लिए यह सामान्य बात है, लेकिन जब हम इसे एक बिल्ली जैसी बड़ी चीज पर लागू करते हैं
तो यह हमारी समझ के खिलाफ जाता है। अब सवाल उठता है, ये दोनों अवस्थाएं खत्म कब होती हैं? इसका जवाब है, जब हम डिब्बा खोलकर देखते हैं। जैसे ही हम बिल्ली को ऑब्जर्व करते हैं, वह या तो जिंदा मिलेगी या मरी हुई, दोनों नहीं। इस प्रक्रिया को वेव फंक्शन का पतन कहा जाता है, जहां संभावनाएं एक निश्चित परिणाम में बदल जाती हैं। इससे एक गहरा सवाल पैदा होता है, क्या वास्तव में ऑब्जर्वेशन, अवलोकन ही वास्तविकता को तय करता है? क्या चीजें तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक हम उन्हें देख न लें? यह सवाल सिर्फ भौतिकी का नहीं, बल्कि दर्शन और चेतना, कॉन्शियसनेस से भी जुड़ जाता है। 1930 के दशक में नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने इस समस्या को कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की। उनके अनुसार क्वांटम दुनिया में चीजें तब तक संभावनाओं में रहती हैं जब तक उन्हें मापा या देखा न जाए। लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को यह मानना मुश्किल लगा कि वास्तविकता इतनी अनिश्चित हो सकती है। उनका मानना था कि जरूर कोई हिडन रियलिटी, छुपी हुई वास्तविकता होगी जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। समय के साथ इस विचार पर कई और व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस सामने आईं। कुछ वैज्ञानिकों ने मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि हर संभावना एक अलग दुनिया में सच हो जाती है। यानी एक दुनिया में बिल्ली जिंदा है और दूसरी में मरी हुई। हालांकि यह विचार और भी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन यह क्वांटम सिद्धांत के गणित से मेल खाता है। इस पूरे विचार का सबसे बड़ा असर यह है कि यह हमें हमारी सामान्य समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी हो सकती है। यह उदाहरण सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं है। यह हमारी सोच की सीमाओं को दिखाने का एक तरीका है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति के नियम हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलते। कभी कभी सच्चाई इतनी अजीब होती है कि उसे समझने के लिए हमें अपनी पूरी सोच को बदलना पड़ता है। जब सूक्ष्म दुनिया की बात आती है, तो एक सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। यहाँ देखना सिर्फ देखने भर का काम नहीं है, बल्कि यह खुद परिणाम को बदल सकता है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हम मानते हैं कि चीजें अपने आप में जैसी हैं, वैसी ही रहती हैं, चाहे हम उन्हें देखें या न देखें। लेकिन क्वांटम स्तर पर यह धारणा टूटने लगती है। इस समझ की जड़ें 1920 के दशक में विकसित हुई क्वांटम थ्योरी में मिलती हैं, जहां नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि किसी कण की अवस्था, स्टेट, तब तक निश्चित नहीं होती जब तक हम उसे मापते नहीं हैं। यानी वास्तविकता खुद अवलोकन पर निर्भर करने लगती है। इसे समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डबल स्लिट प्रयोग। 1801 में थॉमस यंग ने दिखाया था कि जब प्रकाश दो छोटे छेदों से गुजरता है, तो वह तरंग की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। लेकिन 20वीं सदी में जब यही प्रयोग इलेक्ट्रॉनों के साथ किया गया, तो और भी अजीब परिणाम सामने आए। जब इलेक्ट्रॉनों को बिना देखे दो स्लिट्स से गुजरने दिया गया, तो वे तरंग की तरह व्यवहार करते हुए इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रहा है, यह पैटर्न गायब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी केवल देखने का प्रयास ही उसके व्यवहार को बदल देता है। यहां अवलोकन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह का मापन, मेजरमेंट करना है। जैसे ही हम कण के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, हम उसकी अवस्था को प्रभावित कर देते हैं। यह एक बहुत गहरा और अनोखा विचार है, क्योंकि यह बताता है कि मापन और वास्तविकता अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या चीजें तब तक अस्तित्व में नहीं होती जब तक हम उन्हें मापें, या वे किसी संभावित अवस्था में मौजूद रहती हैं जो मापन के समय एक निश्चित रूप ले लेती है? यह सवाल आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है और इस पर अलग अलग विचारधाराएं मौजूद हैं। नील्स बोर ने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के तहत यह सुझाव दिया कि क्वांटम दुनिया में हमें यह मान लेना चाहिए कि वास्तविकता मापन के साथ ही परिभाषित होती है। यानी जो हम माप सकते हैं वही हमारे लिए वास्तविक है। इससे बाहर की चीजों के बारे में बात करना शायद अर्थहीन हो सकता है, लेकिन इस सोच से हर कोई सहमत नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन को यह विचार असहज लगता था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में चीजें अपने आप में मौजूद होती हैं, चाहे हम उन्हें देखें या न देखें। उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया कि चांद आसमान में तब भी होता है जब हम उसे नहीं देख रहे होते। समय के साथ इस विषय पर और गहराई से प्रयोग हुए। 1960 और 1970 के दशक में जॉन बेल ने ऐसे सिद्धांत दिए जिनसे यह जांचा जा सके कि क्या वास्तव में कोई हिडन रियलिटी मौजूद है। बाद में हुए प्रयोगों ने
यह दिखाया कि क्वांटम थ्योरी की भविष्यवाणियां सही हैं और वास्तविकता शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। इस पूरे विचार का असर सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं है, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी भूमिका इस ब्रह्मांड में क्या है। क्या हम केवल दर्शक, ऑब्जर्वर्स हैं, या हमारी उपस्थिति ही वास्तविकता को आकार देती है? यह सवाल विज्ञान, दर्शन और चेतना तीनों को जोड़ देता है। यह समझ हमें एक नई नजर देती है। यह सिखाती है कि दुनिया उतनी ऑब्जेक्टिवली फिक्स्ड नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी हमारा देखना, हमारा मापना और हमारी जिज्ञासा ही उस दुनिया को आकार देती है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब सूक्ष्म दुनिया के नियम सामने आने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, क्या यह सब सिर्फ गणित का खेल है या यह सच में वास्तविकता, रियलिटी को वैसा ही दिखाता है जैसी वह है? 1920 और 1930 के दशक में यह बहस बहुत तेज हो गई थी। वैज्ञानिकों के पास ऐसे समीकरण थे जो प्रयोगों के परिणाम बिल्कुल सही बता रहे थे, लेकिन उन समीकरणों का असली मतलब क्या है, यह स्पष्ट नहीं था। इस बहस के केंद्र में नील्स बोहर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक थे। बोहर का मानना था कि क्वांटम सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि वास्तव में क्या हो रहा है, बल्कि यह सिर्फ यह बताता है कि हम क्या माप सकते हैं और किस परिणाम की कितनी संभावना है। यानी उनके अनुसार विज्ञान का काम वास्तविकता की तस्वीर बनाना नहीं, बल्कि मापन के परिणामों को समझना है। इसके विपरीत आइंस्टाइन इस विचार से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के पीछे एक ठोस और निश्चित वास्तविकता जरूर होनी चाहिए, चाहे हम उसे देख पाएं या नहीं। 1935 में उन्होंने अपने सहयोगियों बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन के साथ मिलकर एक प्रसिद्ध तर्क दिया जिसे EPR पैराडॉक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि क्वांटम सिद्धांत शायद अधूरा है। EPR विचार में यह दिखाया गया कि दो कण आपस में इस तरह जुड़े हो सकते हैं कि अगर हम एक कण को मापें तो दूसरे कण की अवस्था तुरंत तय हो जाती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यह इंस्टेंट कनेक्शन उस समय के भौतिकी नियमों के खिलाफ था, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकती। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, यानी दूर से होने वाली अजीब क्रिया। उन्हें यह मानना मुश्किल लग रहा था कि प्रकृति इतनी रहस्यमयी और गैर स्थानीय, नॉन लोकल हो सकती है। उनका मानना था कि जरूर कोई हिडन वेरिएबल्स, छुपे हुए कारक होंगे जो इन परिणामों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हमें अभी उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन 1964 में जॉन बेल ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, द बेल थ्योरम दिया, जिसने इस बहस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर हिडन वेरिएबल्स सच में मौजूद हैं, तो कुछ खास गणितीय सीमाएं, बेल इनइक्वालिटीज, पूरी होनी चाहिए। इसके बाद 1970 और 1980 के दशकों में हुए प्रयोगों, खासकर अलान एस्पेक्ट के प्रयोगों ने यह साबित कर दिया कि ये सीमाएं टूटती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्वांटम सिद्धांत सही है और वास्तविकता वाकई हमारी सामान्य सोच से अलग तरीके से काम करती है। अब यह स्पष्ट हो गया कि कणों के बीच एक तरह का एंटेंगलमेंट होता है, जिसमें वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। इस पूरी चर्चा ने वास्तविकता की हमारी परिभाषा को ही बदल दिया। पहले हम सोचते थे कि चीजें अपने आप में मौजूद होती हैं, एक निश्चित स्थिति और गुणों के साथ, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि कणों के गुण तब तक तय नहीं होते जब तक हम उन्हें मापते नहीं हैं। यानी वास्तविकता स्थिर नहीं, बल्कि एक तरह से उभरती, इमर्जेस है। इसके साथ ही कई अलग अलग व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस सामने आईं। कुछ वैज्ञानिकों ने मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का सुझाव दिया, जिसमें हर संभावना एक अलग ब्रह्मांड में सच होती है। वहीं कुछ अन्य लोग पायलट वेव थ्योरी जैसे विचारों की तरफ गए, जो हिडन वेरिएबल्स को फिर से शामिल करने की कोशिश करते हैं। यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। क्वांटम सिद्धांत गणितीय रूप से बहुत सफल है। यह आधुनिक तकनीकों जैसे लेजर, ट्रांजिस्टर और क्वांटम कंप्यूटर की नींव है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यह अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह समझ हमें एक गहरी बात सिखाती है कि विज्ञान हमेशा अंतिम सत्य नहीं देता, बल्कि वह हमें बेहतर और गहरी समझ की ओर ले जाता है। कभी कभी हमारे पास सही जवाब होते हैं, लेकिन सही सवाल अभी भी बाकी होते हैं, और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे दिलचस्प बात है। जब सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश की गई, तो धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा हम पहले सोचते थे। पहले यह माना जाता था कि ब्रह्मांड एक सटीक मशीन की तरह काम करता है, हर चीज तय नियमों के अनुसार चलती है और भविष्य पूरी तरह से पहले से निर्धारित होता है।
लेकिन 20वीं सदी की खोजों ने इस सोच को जड़ से हिला दिया। 1920 और 1930 के दशक में विकसित हुई क्वांटम थ्योरी ने यह दिखाया कि प्रकृति के सबसे बुनियादी स्तर पर संभावना और अनिश्चितता ही असली नियम है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड पूरी तरह डिटरमिनिस्टिक नहीं है। अब हम यह नहीं कह सकते कि यह जरूर होगा, बल्कि हमें कहना पड़ता है यह होने की संभावना ज्यादा है। यह बदलाव सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का भी था। इसी दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत रिलेटिविटी भी सामने आया, जिसने यह दिखाया कि समय और स्थान स्पेस टाइम भी स्थिर नहीं है, बल्कि वे भी बदल सकते हैं। 1915 में प्रस्तुत इस सिद्धांत के अनुसार भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ सकती हैं और यही गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का कारण बनता है। इससे ब्रह्मांड की हमारी समझ और भी गहरी हो गई। अब तस्वीर यह बनने लगी कि ब्रह्मांड दो अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर टिका है। एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स जो सूक्ष्म कणों को समझाती है, और दूसरी तरफ सापेक्षता जो बड़े स्तर कॉस्मिक स्केल पर काम करती है। लेकिन समस्या यह थी कि ये दोनों सिद्धांत आपस में पूरी तरह मेल नहीं खाते। वैज्ञानिक आज भी इन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई समझ का एक बड़ा हिस्सा क्वांटम एंटेंगलमेंट है, जिसमें दो कण इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक पर असर डालने से दूसरे पर तुरंत असर पड़ता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। 1980 के दशक में हुए प्रयोगों ने यह साबित किया कि यह कोई सैद्धांतिक कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से उतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। धीरे धीरे यह विचार भी सामने आया कि ब्रह्मांड केवल ठोस चीजों से नहीं बना है, बल्कि यह ऊर्जा, जानकारी और संभावनाओं का एक जटिल जाल है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि इंफॉर्मेशन ही ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी इकाई हो सकती है। इस नई सोच ने वास्तविकता के अर्थ को ही बदल दिया। अब यह जरूरी नहीं कि जो हम देखते हैं वही पूरी सच्चाई हो। हमारी इंद्रियां और उपकरण केवल एक सीमित हिस्सा ही पकड़ सकते हैं। असली वास्तविकता शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हो सकती है। इसका असर सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं रहा, इसने दर्शन, मनोविज्ञान और यहां तक कि कॉन्शियसनेस के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब सवाल उठने लगे, क्या हमारी चेतना भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है? क्या यह संभव है कि हमारी सोच और अवलोकन खुद इस वास्तविकता को प्रभावित करते हों? 21वीं सदी में क्वांटम तकनीकों का विकास, जैसे क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यह दिखा रहा है कि यह नई समझ केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इसका व्यावहारिक उपयोग भी हो सकता है। यानी जो कभी सिर्फ एक अजीब और रहस्यमय विचार था, वही अब भविष्य की तकनीक का आधार बन रहा है। आखिर में यह पूरी यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि ब्रह्मांड को समझना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर नई खोज हमें कुछ जवाब देती है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े कर देती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी समझ सीमित है और हमें हमेशा खुले दिमाग से नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस नई दृष्टि के साथ ब्रह्मांड अब एक स्थिर और साधारण जगह नहीं लगता, बल्कि एक जीवंत, रहस्यमयी और लगातार बदलने वाली प्रणाली बन जाता है, जहां हर चीज में गहराई है और हर सवाल के पीछे एक नई कहानी छिपी हुई है। इतनी लंबी वैज्ञानिक यात्रा के बाद भी एक बात साफ दिखती है, हमने बहुत कुछ समझा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। सूक्ष्म दुनिया के नियमों ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन इन नियमों का असली मतलब क्या है, यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हम गणित के जरिए सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, यह सवाल अब भी खुला है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो खोजें हुई, उन्होंने यह दिखा दिया कि प्रकृति हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। कण कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। चीजें एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकती हैं और केवल देखने भर से परिणाम बदल सकता है। यह सब बातें हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी प्रयोगों में बार बार सही साबित होती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन नियमों का इस्तेमाल करके अद्भुत तकनीकें बना रहे हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, लेजर और अब क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन फिर भी हम यह पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि यह दुनिया अंदर से कैसे काम करती है। यानी हमारे पास जवाब भी हैं और सवाल भी। इस पूरी यात्रा में यह भी सामने आया कि विज्ञान हमेशा अंतिम सच नहीं देता, बल्कि यह एक लगातार आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। हर नई खोज हमें थोड़ा और करीब ले जाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि हमारी समझ की सीमाएं कहां तक हैं। यह एक तरह से हमें विनम्र बनाती है। यह एहसास दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं जानते। आज भी वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से
इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग नई व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। तकनीक के विकास के साथ हमारी जांच करने की क्षमता भी बढ़ रही है और शायद आने वाले समय में हमें कुछ नए जवाब मिलें। लेकिन यह भी संभव है कि कुछ सवाल ऐसे हों जिनका कोई अंतिम जवाब ही ना हो। शायद प्रकृति खुद ही इस तरह बनी हो कि वह हमेशा कुछ रहस्य अपने पास रखे, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, क्योंकि हर खोज के बाद भी एक नई खोज की गुंजाइश बनी रहती है। इस पूरी समझ का असर सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह हमें जीवन के बारे में भी एक अलग नजरिया देती है। यह सिखाती है कि अनिश्चितता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वास्तविकता का हिस्सा है। हर चीज को पूरी तरह नियंत्रित या समझ पाना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे यह एहसास भी होता है कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान की असली खूबसूरती इसी में है कि यह हमें जिज्ञासु बनाए रखता है। यह हमें यह नहीं कहता कि सब कुछ जान लिया गया है, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी रास्ते में हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हुए, कुछ पुरानी धारणाओं को बदलते हुए। और शायद यही सबसे रोमांचक बात है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जो हमें हैरान करता रहेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा।